जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है C O और V। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका जो फार्मूला है वो है S यानी स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको परसेंटेज में, इसको रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। वो मेजरमेंट जो एक्चुअल यूनिट में, स्टैंडर्डाइज यूनिट में होता है उसको एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहते हैं, और जो मेजरमेंट परसेंटेज में होता है उसको हम रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है ना, रिलेटिव में, तो ये रिलेटिव मेजरमेंट है। यहां से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 2.75, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन आपने सिर्फ प्लस लेना है, माइनस और प्लस दोनों में नहीं। और सर एक स्टूडेंट वेट कर रहा है, प्लीज ऐड कर लें। अच्छा जी, नहीं ये सबको ऐड कर दिया मैंने, वेटिंग पे कोई सर नहीं। मुकद्दस। मुकद्दस तो नो है नहीं, वेटिंग पे नहीं है, वेटिंग पे होते तो मैं कर लेता। अच्छा ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। 2.75, और मीन आपका कितना निकला था अभी प्रीवियस जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया? अभी अभी जो आपने क्वेश्चन किया है ना, आप लोगों में मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? मैंने कहा अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसका मीन कितना निकला ये मुझे बता दें, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकला कंटिन्यूस का किया था जी? कुछ कंटिन्यूस कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी। Are you hearing me? Are you people hearing me? सर मीन 8 आ रहा था। जी सर। मीन 8 था, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? ये तो सर आपके लगता है सामने वो आपके उस रजिस्टर पे पड़ा होगा ना। हाँ सर जी, वो 3.69। 3.69 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन था, और 8 आपका मीन था। 100 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। कर दे शाबाश। 3.69 ये है 3.69 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। 46। ये 46.12 या 13 आ रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ 46 पॉइंट, ये है 46.13%। अच्छा, अब ये है कि सपोज एक दूसरा डेटा है मेरे पास, ये तो एक डेटा था ना किसी एक बंदे का, एक दूसरा डेटा मेरे पास है, और उसका मैं अज्यूम कर लेता हूं कि उसका 75% जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है। रिलेटिव मेजरमेंट इसलिए कि इसमें एक डेटा को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। वन टाइप ऑफ डेटा एक सेट से 14.13% आया और दूसरे से 75% आया। अब दोनों को कंपेयर करेंगे
तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे फिर आप? इसका मतलब क्या बनेगा? जिसका परसेंटेज सबसे कम होगा इसका मतलब ये कि उनके वैल्यूज जो हैं उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है, और जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा इसका मतलब है दूसरे के मुकाबले में इसमें स्प्रेड ज्यादा है, वैल्यू एक दूसरे से दूर दूर है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो शाहिद अफरीदी है, हाँ, उसका सपोज शाहिद अफरीदी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रन्स का है, इनिंग्स का, वो 90% है, और दूसरे पे यूनुस खान है, हाँ, जिसका है 40%। तो इसका क्या मतलब बनेगा? दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या मतलब बना इसका? हाँ जी, हो गया जी। पता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि शाहिद अफरीदी का 90% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ है, यूनुस खान 40% के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि शाहिद अफरीदी ने कभी कभार तो बहुत चक्के चौके मारकर एक में स्कोर किया है 150 120, लेकिन बाकी में कभी 0 पे आउट हुआ, कभी 1 पे आउट हुआ, कभी 9 पे, कभी 10 पे। लेकिन यूनुस खान का 40% दिखा रहा है कि ये हर मैच में कंसिस्टेंट है, यानी इनके हर इनिंग के जो रन्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब फॉल कर रहे हैं, जबकि शायद अफरीदी के एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। हाँ जी, चलिए जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। क्वार्टाइल तो डेविएशन, हाँ जी, आप कह रहे थे कि इसका मतलब भी है और फिर कट गया। अच्छा, मैंने कहा 90% और 40% यूनुस खान। इसका मतलब ये है कि शायद अफरीदी के एक इनिंग में 120 किए, हाँ, फिर दूसरे में 0, फिर किसी में 1, फिर किसी में 5, फिर किसी में 10, और फिर कहीं तुक्का लगा तो उसने 50 किया, कितने किए। जबकि 40% का मतलब यह है कि इसने कभी 40 किए, कभी 50 किए, कभी 45 किए, कभी 30 किए, कभी 35 किए। वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, इनके इनिंग्स के जो रन्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे, दूर नहीं होंगे। जबकि 90% का मतलब है कि रन्स के जो इनिंग्स हैं, इनिंग के जो रन उन्होंने बनाए हैं हर एक मैच में, वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो वाइड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है अ ह्यूज डिस्पर्शन इन द डेटा, और लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब ये है कि द वैल्यूज आर कंसिस्टेंट, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे फ्लैट कर्व बनेगा कि बहुत दूर दूर है, और इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये करीब करीब है। देखें, ये करीब करीब आ रहे हैं, और ये अगर मीन है तो कितने दूर है, ए यहाँ तक आ चुके हैं। ये इसको और भी लंबा कर दें तो ये यहाँ तक आ चुका है। तो मीन जो है, ये अगर मीन है तो वैल्यूज बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज बहुत करीब करीब तक आ रहे हैं। इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब, ये कंपैरिजन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई अब? हाँ जी, यस सर, अच्छा जी, अब समझ। चले अब हम आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे। क्वार्टाइल अभी हमने पढ़ा है कि क्वार्टाइल क्या है, अब क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक है जी, पहले वाले में हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है Q3 माइनस Q1, ये क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है जी, क्वार्टाइल डेविएशन, इसको एक होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसको कहते हैं। क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज
का फार्मूला ये है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है Q3 माइनस Q1, ये इंटर क्वार्टाइल, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो लिहाजा ये वाली चीज और ये वाली चीज एक जैसी है, सिर्फ नाम जो है ना वो डिफरेंट है, बाकी इंटर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन एक ही बात है। आप क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर दें, पहला वाला क्वार्टाइल से थर्ड क्वार्टाइल से क्वार्टाइल 1 माइनस कर दें, जो एक्चुअल क्वार्टाइल है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, जो एक्चुअल फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो एक किया था तो वहां पर 3.5 आपका लोअर क्वार्टाइल आ रहा था और 20.5 जो है ना आपका क्वार्टाइल नंबर 3 आ रहा था। इसको माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें, ये कितना बनेगा, 20.5 से 3.5 माइनस कर दें तो ये 17 बनेगा, 2 पे आप डिवाइड करें तो 8.5। इसका मतलब ये कि इसके अंदर जो अंदर 2 क्वार्टाइल हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3, ये वाले जो 2 क्वार्टाइल के बीच में जो वेरिएशन है, जो डिस्पर्शन है, वो 8.5 के बराबर है। ये सिर्फ आपको अंदर जो 2 क्वार्टाइल है ना, 2 Q1 से लेकर Q3 के दरमियान, ये क्वार्टाइल नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड, इनके दरमियान जो डिस्पर्शन है वो आपको बता देता है। और ये स्पेसिफिकली कौन से डेटा के लिए होता है, ये उस डेटा के लिए होता है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, जो असेंडिंग ऑर्डर में या ऑर्डिनल ऑर्डर में पाया जाता हो। फॉर एग्जांपल सैलरीज इन अ कॉलेज, सैलरीज तो वो पीएन से स्टार्ट होकर प्रिंसिपल की तरफ जब आप जाते हैं तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं होता। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, इंटर क्वार्टाइल या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डिविएशन को रिपोर्ट करते हैं बजाय स्टैंडर्ड डिविएशन के। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो अभी आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस डेटा में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसमें फिर हम क्वार्टाइल डिविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो रिपोर्ट करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप लेक्चर पे आ जाएं, इसको हम पढ़े, काफी टाइम हुआ। चलिए, इसमें इतना डिटेल नहीं दिया होगा जितना डिटेल से मैंने पढ़ा है, लेकिन बहरहाल ये रेंज है। Measurement of variation, the standard deviation is a measure which describe how much individual measurement differ on the average from the mean. ये डिस्कस कर लिया। A large standard deviation, though there is a wide scatter of measure values around the mean, and small standard deviations, though the individual values are concentrated around the mean with little variation among them. अगर बहुत बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन है तो इसका मतलब है कि वैल्यूज एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, या मीन के सराउंडिंग में जो वैल्यूज है वो दूर तक फैले हुए हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि मीन के सराउंडिंग में जो वैल्यूज है वो बहुत करीब करीब है मीन के। स्टैंडर्ड डिविएशन इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ये हम कर लिया है, ये फार्मूला भी हमने कर लिया। इसमें फिर आप देखें, पहले उन्होंने मीन निकाला 3, फिर मीन को हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस कर दिया, ये इंडिविजुअल सीरीज है, फिर इसका स्क्वायर लिया, फिर ये फार्मूला, और आपके बाद प्लस माइनस 1.6 आया जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये अभी आपने कर लिया, इस पर अच्छी खासी हमने प्रैक्टिस की, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। Computing the sample variance important. All sample variances are computed this way. We always take the mean, subtract each score from the mean, square the result, sum the squares and divide by the sample size minus 1. Mean and standard deviation from group data. Group data का मतलब है discrete data, discrete series. Formula for mean, sigma fx upon m, and this is the sigma f into x minus x bar whole square divided by sigma f minus 1 or n minus 1. अच्छा जी, इसमें अब ये है कि कैलकुलेट मेन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट बाय मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज। ये आपका डेटा है। और फिर आल्सो कैलकुलेट x बार माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड x बार प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन plus 2 standard, 3 standard deviation plus 3 standard deviation. What percentage of measurement fall within each interval? इसका हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले आप डेटा को देखें, 0 से लेकर 8 तक उन्होंने डेटा को इसको अरेंज किया हुआ है। ये देखें,
0 कितनी दफा आया है? 3 दफा। 1 कितनी दफा? 2। 2 कितनी दफा? 5। 3 कितनी दफा? 5। 4 कितनी दफा? 6। 5 कितनी दफा? 4। 6 कितनी दफा? 2। 7 कितनी दफा? 2। और 8 जो है ना वो 1 दफा है। इसको पहले उन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज किया है और बाद में उन्होंने मीन निकाला है fx, ये फिर इन्होंने ये डेविएशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और फिर इससे ये आया स्क्वायर के बाद और f से उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर इनको सम अप करके सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स 129.5 आया, और फिर इसका जो सोल्यूशन है 105 ये मीन था और ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 129 point divided by 29 4.46, the taking square root of 4 point to get standard deviation plus minus 2.11, plus minus 2.11. Also calculate x bar minus 1 x bar plus 1 standard deviation, what percent of measurement fall within each interval. इसका मतलब ये है कि जो मीन है, मीन और जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपने निकाला है, मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि 3.5 है वो माइनस कर दें, हाँ, तो 3.5 माइनस 2.11 वो स्टैंडर्ड, ये 1.39 तक आ रहा है, और एक दफा इसके साथ प्लस कर दे तो 5.61, और बताएं कि 1.39 और 5.6 के दरमियान कितने वैल्यूज आ रहे हैं, वैल्यूज कितने आ रहे हैं, तो बिटवीन 1.39 एंड 5.61 लाइज 20 वैल्यूज ऑफ 30 डेटा। अब आप खुद सोचें, इधर देखें, ये दो वैल्यूज कितने, 1.39 और 5.61, डेटा पे वापस आ जाए, ये आपका डेटा है 1.3, ये देखें 1.39, इसका मतलब है कि यहां से स्टार्ट होगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5.39, चूंकि 5.39 से ऊपर है तो लिहाजा यहां तक ये वैल्यूज अराउंड 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपके मीन के इतने वैल्यूज आ रहे हैं। अच्छा, अब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये देखें 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 1 2 2 1 2 2 4 4.22, तो इससे माइनस करें माइनस 0.72 और एक दफा प्लस कर दे 7.72 और माइनस 7.72 के दरमियान वैल्यूज को काउंट करें वो कितने आ रहे हैं, तो बिटवीन माइनस 0.7 और 0 एंड 7.02 लाइज 29 values out of 30. So 29 upon 30, 96.6% of the total values lie between these two standard deviation, these two values. तो इसका मतलब ये है कि दो स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान, अगर आप एक स्टैंडर्ड डिविएशन पे मीन के इस तरफ चले जाएं, ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसके दरमियान मीन आपका कितना था, ये मीन जो अभी हमने इस पे निकाला है वो 3.5, तो ये 3.5 है, 1.39 से लेकर ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस है, माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये 5.39 है। इसका मतलब ये है कि इसके और इसके दरमियान जो वैल्यूज आ रहे हैं वो 20 आउट ऑफ 30, तो अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कितना, अच्छा जी, ये कोई इसको आप मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 66.66% बनता है। इसका मतलब ये है कि जब आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड डिविएशन अराउंड द मीन राइट और प्लस पे 66.66% बनते हैं, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे ये कोई तकरीबन
29 वैल्यूज आ रहे थे, 29, तो ये 96.6% बनते हैं, 96.96%। इसी तरह 3 पे ये तकरीबन 99.7% बन जाते हैं। अच्छा जी, outlier. In a normal distribution, any value with a z-score of greater than 30 or less than 30 is called minus 3 is called an outlier. इसको फिलहाल छोड़ दे इसलिए कि z-score आपने पढ़ा नहीं है, इसमें मुझे याद दिलाइएगा तो मैं आपको ये आउटलायर और नॉन आउटलायर की बात करूंगा कि आउटलायर है या नहीं है। अच्छा जी, ट्यूटोरियल, फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डेटा 8553, कैलकुलेट द मेन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट बाय मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, और ये भी कैलकुलेट करें x बार -1, x बार +1 और 2, व्हाट परसेंट ऑफ मेजर फॉल विद इन ईच इंटरवल, जो अभी आपने किया था। और ये दोनों आपका होमवर्क है, ये ट्यूटोरियल और ये आपका होमवर्क। डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न पर डे इन अ मैटरनिटी होम, ये इसके ऑब्जर्वेशन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात है। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ बेबीज बोर्न पर डे, यानी मीन निकाले। Calculate the range and standard deviation of the number of babies born per day in the month. Also calculate the values between x bar plus minus 1 standard deviation, यानी x bar plus 1 और x bar minus 1 standard deviation। ठीक है जी, ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ये आपने आज करने हैं, फिर मुझे भेजने हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? लेक्चर शेयर कर दें प्लीज। हाँ, ये मैं शेयर कर देता हूँ, वीडियोज भी शेयर कर देता हूँ और साथ में ये भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इफ यू हैव नो क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी एंटर इन द थर्ड आवर, ठीक है ना, तो फिर कहानी खत्म। अटेंडेंस में आपको अभी भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए जी, इफ यू हैव नो क्वेश्चन, हैव अ गुड डे, विश यू गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लेक्चर, and thank you sir, try your level best to practice on it. The more you practice, the more you will learn by statistics, and the less you practice, the more you will forget by statistics, right? This is the thumb rule for biostatistics. Okay ji, Allah Hafiz.